क्या नया सीक्रेट मैसेज है, उसी को जानने के लिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। Hey everyone, what's up and you are watching नबील वर्स। अभी तक नबील वर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम देखने वाले हैं अभी एन न्यू की रीसेंट वीडियो जिसका टाइटल है अदानी वर्सेस हिंदुबर्ग हैज अ हिडन मैसेज फॉर इंडिया। अभी एन न्यू। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं इनकी वीडियो की जानिब, क्योंकि रिसेंट मैंने इनकी चार वीडियोस देखी है। कौन सी देखी है? 4 वीडियोस तो देखी है मैंने, जिन पे रिव्यू रिएक्शन भी किए हुए मैंने और मुझे काफी मजा भी आया था। तो इनकी वीडियो भी काफी क्रिएटिव होती है। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सो लेट्स फर्दर डू माइडली जंप इनटू द वीडियो। अगर अडानी फेल हो गया तो भारत के 7 बड़े एयरपोर्ट्स फेल हो जाएंगे, 13 पोर्ट्स बंद हो जाएंगे। मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करेगा पता नहीं, हमारे सोलर पावर का क्या होगा पता नहीं। अडानी कैन नॉट फेल बिकॉज अडानी इज टू बिग टू फेल। अगर अडानी फेल होता है तो इसका इम्पैक्ट पूरे भारत पर होगा और भारत की प्रोग्रेस पर अगले 10 सालों के लिए फुल स्टॉप लग जाएगा। अडानी की सक्सेस आज भारत की सक्सेस के साथ जुड़ी हुई है। But do you think this is correct? क्या आपको लगता है कि हमें एक बिजनेस हाउस पर इतना डिपेंडेंट होना चाहिए? और अगर एक बिजनेस हाउस इतना बड़ा हो रहा है तो वहाँ मैल प्रैक्टिसेस अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये है हमारी अडानी ट्रिलॉजी का आखिरी वीडियो और यहाँ हम भारत को क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन तो पहला आई गेस, और खुद से सवाल पूछेंगे कि देश के ब्राइट फ्यूचर के लिए हम क्या कर सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पिछले 2 हफ्ते से हम ठीक से सो भी नहीं पाए, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर से एक रिपोर्ट पढ़कर नहीं बट एक काफी खास वीडियो आपके लिए बनाना था, जहां पर हम सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर पाए। अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत रंग लाई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 1, अडानी का बड़ा गेम। अडानी का बिजनेस 3 पिलर्स के आधार पर बना है: इंडिया का ग्रोथ, ढेर सारा डेट और पॉलिटिकल कनेक्शंस। इन 3 पिलर्स के बारे में हमने इस ट्रिलॉजी के सेकंड वीडियो में जाना। लेकिन अडानी ये पिलर्स क्यों बना रहा है? अडानी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड प्लेयर बनो और कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट को सॉल्यूशन ऑफर करो। ये कैसे होगा? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन से। मतलब क्या है? जब एक कंपनी अपने ही फील्ड में दूसरी कंपीटिंग कंपनीज या एसेट्स एक्वायर करती है तो उसे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं। अडानी पोर्ट से आज भारत का 1/3 कार्गो ट्रांसपोर्ट होता है। अडानी के पास इतने सारे पोर्ट्स हैं तो उनका मार्केट शेयर नेचुरली बहुत हाई है। वर्टिकल इंटीग्रेशन यानी एक बिजनेस के लिए प्रोडक्शन के सारे स्टेप्स को खुद कंट्रोल करो। बेसिकली अपने मैन्युफैक्चरर खुद बनो, सप्लायर खुद बनो, डिस्ट्रीब्यूटर खुद बनो, खुद से ही खरीदो और खुद को ही बेचो। अडानी पावर का एग्जांपल लेते हैं। अडानी को पावर जनरेट करनी है तो अडानी की खुद की कोल माइंस है। कोल ट्रांसपोर्ट करने के लिए पोर्ट्स है, वो ट्रांसमिशन भी खुद करते हैं। भारत आत्मनिर्भर बने या ना बने, अडानी तो आत्मनिर्भर बन गया। तो प्रॉब्लम क्या है? ऑब्वियस प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है और कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, कहते हैं ना, Don't keep all of your eggs in the same basket. आज अडानी is too big to fail, यानी भारत के इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, सोलर पावर प्लांट्स, माइंस अडानी ऑपरेट करता है। तो अडानी को क्रिटिसाइज करना सीधा भारत पर अटैक होता है। देश के सक्सेस की चाबी एक कॉर्पोरेट के हाथ में ना जाए, इसके लिए हमारे देश में कुछ लॉज हैं। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं कि कौन सी कॉम्बिनेशंस फ्री ट्रेड को नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे। आज इतने सारे प्रोजेक्ट्स अडानी के हाथ में होने की वजह से अडानी का मार्केट शेयर काफी बढ़ा है। एक मोनोपोली आप और मुझ जैसे कस्टमर्स के लिए डेंजरस होती है, क्योंकि फिर अडानी जो भी प्राइस बोलेगा हमें उसी प्राइस में चीजें खरीदनी पड़ेंगी। अडानी पावर की बिजली मेरे घर पे आती है। अब अगर पूरे मुंबई में बाकी कोई भी बिजली देने वाला प्रोवाइडर नहीं होगा तो अडानी को अपने रेट्स बढ़ाने से रोकेगा कौन? आज अगर मेरे घर पे बिजली बार बार जाती है तो मैं मेरा डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकता हूँ। एज ए कंज्यूमर मेरे पास ऑप्शन है। हो सकता है कि कल ये ऑप्शन ही ना बचे। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन इससे आपको ये समझेगा कि फेयर ट्रेड जरूरी क्यों। जब हमने 1991 में लिबरलाइजेशन किया तो कई सारे सेक्टर्स में हमने रिस्ट्रिक्शंस कम किए। इससे गवर्नमेंट कंट्रोल कम हुआ और बिजनेसेस को ग्रो होने का मौका मिला। ये भारत के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन साथ ही साथ इसी ने अडानी जैसे एम्बिशियस बिजनेसेस के लिए पहला लूपहोल क्रिएट किया, मोनोपोली का लूपहोल। सोचिए, मैं मुंबई में रहता हूँ और अगर मुझे फ्लाइट पकड़नी है तो मुझे मुंबई एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। मुंबई एयरपोर्ट अडानी के हाथ में। क्या मेरे पास ऑप्शन है? नहीं। बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसा ही होता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू बी केयरफुल। चैप्टर 2, पैसों की हेराफेरी। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, अगर आप गूगल करेंगे तो 2 रास्ते दिखते हैं। एक है लॉन्ग कट जो हाईवे से होकर गुजरता है लेकिन बीच में टोल पड़ता है, और दूसरा है शॉर्टकट जो आड़ा टेढ़ा है लेकिन बीच में टोल नहीं पड़ता। ज्यादातर जुगाड़ू इंडियन सेकंड रास्ता प्रेफर करेंगे। वैसे ही किसी भी बड़ी कंपनी के लिए इस टोल का मतलब है टैक्सेस, जो भारत में काफी हाई है, तो ये कंपनी शॉर्टकट लेती है। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट कहता है कि अडानी अपने आप में ही पैसा घुमाता
होता है। किसी भी लॉ के हिसाब से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इलीगल नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि एक सिंपल सा फंडा फॉलो हो, FMV यानी फेयर मार्केट वैल्यू। सपोज अडानी पोर्ट्स अडानी विल्मार से रिफाइंड ऑयल खरीदता है, लेकिन उनसे होलसेल प्राइस से भी 50% ज्यादा डिस्काउंट लेता है, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है। इन सारी कंपनीज का नाम अडानी जरूर हो सकता है, लेकिन असल में इन द आईज ऑफ लॉ ये कंपनीज अलग अलग एंटिटीज हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये एक परिवार नहीं, एक सोसाइटी है जिसमें अलग अलग लोग रहते हैं और अपना अपना धंधा करते हैं। अब रिलेशन के तौर पर एक दूसरे को थोड़ा सा डिस्काउंट देना आम बात, लेकिन अगर मैं मेरे पापा के बर्थडे के लिए कोई वीडियो बना रहा हूँ और मैं उनसे पैसे चार्ज नहीं करता तो वो अलग बात है। वैसे यहाँ पर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये डिस्काउंट आता कहाँ से है? किसी एक कंपनी के प्रॉफिट से। जब अडानी की एक कंपनी अडानी की दूसरी कंपनी को डिस्काउंट देती है तब वो अपना प्रॉफिट कम करती है। इसका गलत इस्तेमाल कंपनीज कर सकती हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। एक प्रॉफिटेबल कंपनी से अपना पैसा निकाल कर एक लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ये है सिस्टम का दूसरा लूप होल। अडानी के लोन के फिगर्स देखिए। यहाँ अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेस में इतना सारा लोन रिलेटेड पार्टी से दिखाया गया है। ये प्रॉफिट छुपाने का एक जरिया हो सकता है या फिर पैसा घुमाने का, बट नोबडी कैन बी श्योर। अडानी एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल्स में कि सब्सिडरी ने कितना लोन लिया है ये दिखता है, लेकिन किसने उन्हें इतना लोन दिया ये दिखता नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफी वैलिड है कि ये पैसा आया कहाँ से। आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये टर्म काफी सुनी होगी, शेल कंपनी। क्या होती है शेल कंपनी? बेसिकली एक शेल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कुछ काम नहीं करती, सिर्फ लीगली एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है। शायद उसके कोई एम्प्लॉइज भी ना हो, लेकिन उनके अकाउंट के थ्रू पैसा घुमाया जाता है। बड़े कॉर्पोरेशन शेल कंपनीज का इस्तेमाल टैक्स चुराने के लिए करता है। कैसे? पहले वो कोई ऐसा देश ढूंढते हैं जहाँ भारत से कम टैक्स है या फिर कोई टैक्स है ही नहीं। फिर वहाँ एक शेल कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं। उस कंपनी को इंडिया से फंड्स भेजते हैं। मोस्टली इसे परचेज ट्रांजैक्शन के थ्रू किया जाता है। यही सेम फंड्स मॉरिशस में बेस्ड दूसरे कंपनी को एज अ लोन दिए जाते हैं और मॉरिशस से ये पैसा इंडिया आता है बट एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मॉरिशस से भारत में काफी सारा पैसा आता है, मोस्ट ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FDI। यानी जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह में हो तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली एक कंपनी में हुआ है। ये सेम पैसे बार बार घुमा फिरा कर टैक्स चुराया जाता है। जब एक इंडियन कंपनी बाहर के किसी कंपनी को पेमेंट करती है तो उसे एज एन एक्सपेंस क्लेम करती है और अपना प्रॉफिट कम दिखाती है। फिर उस फॉरेन कंपनी को इस इनकम पर इंडिया के कंपैरिजन में कम टैक्स पे करना पड़ता है। फिर वही फंड्स मॉरिशस जाते हैं बट एज अ लोन। सेम फंड्स इंडिया आते हैं एज FDI। अगेन उस पर भी टैक्स नहीं होता। इस सब मिले हुए हैं। राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। सोचिए आपको हनीमून के लिए यूरोप जाना है तो आप यहाँ से जर्मनी में फ्लाइट ले सकते हैं, जर्मनी से फ्रांस जा सकते हैं और फ्रांस से इंडिया आ सकते हैं। वैसे ही पैसों को दुनिया में घुमाया जाता है। अगेन क्या ये इलीगल है? नहीं। भारत को ऐसे ही टैक्स हेवन देशों से ऐसा इन्वेस्टमेंट आता रहता है और मॉरिशस हमेशा इनमें टॉप 3 में होता है। 2017-18 में मॉरिशस से इंडिया $13.4 बिलियन आए। भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मॉरिशस 124th है। फिर भी ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो भारत को फंड कर रहे हैं? 2021 में पैंडेमिक के दौरान भी मॉरिशस ने इंडिया में $5 बिलियन इन्वेस्ट किए। अब इंडिया इसके अगेंस्ट कुछ करता क्यों नहीं? एज अ कंट्री हम बहुत देशों के साथ DTAA करते हैं। DTAA यानी डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी सेम इनकम पर 2 बार टैक्स चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमेरिका में काम करने गए और वहाँ किसी कंपनी में काम करने लगे और डॉलर में छापने लगे तो आप सिर्फ अमेरिका में टैक्स पे करेंगे, इंडिया में नहीं। ये एक लूप होल है और सरकार को इसके बारे में पता होने के बावजूद हम इस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। चैप्टर 3 भारत वर्सेस शेल कंपनीज। शॉर्टकट लेना इलीगल नहीं है, लेकिन इससे टोल का नुकसान होता है। शेल कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन लेने में बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि अलग अलग देशों के अलग अलग लॉज होते हैं और एक शेल कंपनी जिस देश में बसी हुई है वो उसी देश के लॉज को फॉलो करती है। 2016 से पहले स्विस बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स की डिटेल्स दूसरी गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया करते थे, क्योंकि उनकी मर्जी। तो वो ब्लैक मनी के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया था। वैसे ही शेल कंपनीज इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि साइप्रस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, मॉरिशस जैसे देश ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो डिटेल्स शेयर नहीं करते, कंपनी की ट्रू ओनरशिप सीक्रेट ही रखते हैं, क्योंकि इन अ वे ये देश चाहते हैं कि भारत से पैसा उनके देश में आए, कम तो कम सही, लेकिन उस पैसे पर वो देश टैक्स चार्ज कर पाए। यहाँ हमारी फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। अडानी के केस को लेकर हमें भारत के रूल्स और पॉलिसीज में चेंजेस करने की जरूरत है, ताकि अडानी ही नहीं और कोई भी इन लूपहोल्स का फायदा ना ले पाए। चैप्टर 4 तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। और जब अडानी हिंडनबर्ग जैसी बातें होती है तो वो हमें एक मौका देती है।
भारत के लॉज को गहराई से देखने का, इस बात को समझने का मौका कि हमारी नैया में कहां कहां होल्स हैं जो कल वीक स्पॉट्स बन सकते हैं और हमारी पूरी नैया को ले डूब सकते हैं। आप लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, चाहते तो सब यही है कि भारत भिखारी ना बने, राइट? वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ इंप्रूवमेंट करनी होगी। नंबर 1, डिस्क्लोजर्स। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट कहता है कि अडानी अपने रिलेटेड पार्टीज को प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करता और अडानी कहता है कि लीगली जो रिक्वायर्ड है वो सब अडानी करता है। सच यही है कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एक लूप होल है जिसे अडानी एक्सप्लॉइट करता है और सिर्फ अडानी ही नहीं, बहुत सारी कंपनियां यही करती है। सेबी ने खुद कहा है कि फैमिली बिजनेसेस इस लूप होल को एक्सप्लॉइट करते हैं। सेबी ने 2019 पर इस पर एक्शन लेना स्टार्ट किया और 2021 में रूल्स और स्ट्रिक्ट किए। ये रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट होने पर रेगुलेटर्स और जल्दी एक्शन ले सकते हैं। नंबर 2, शेल कंपनीज के रूल्स। शेल कंपनीज को रोकना और अल्टीमेटली इस शेल कंपनी से किसे फायदा होता है ये प्रूव करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बट देयर इज सम गुड न्यूज। अडानी के केस में मॉरिशस के मिनिस्टर ने कहा है कि वो सेबी को फुल सपोर्ट करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करेंगे और डिस्क्लोज करेंगे। ये भारत के लिए एक गुड न्यूज है क्योंकि इसका इस्तेमाल बाकी के शेल कंपनीज को ट्रैक करने के लिए भी हो सकता है। इससे सिर्फ अडानी की ही नहीं, बाकी की शेल कंपनीज भी सामने आ जाएंगी। भारत को अपने सारे टैक्स एग्रीमेंट्स देखने की जरूरत है ताकि अगर उनमें कोई सुधार लाने की जरूरत है तो वो लाए जा सके। नंबर 3, फेयर कंपटीशन। आज अडानी टू बिग टू फेल कैटेगरी में आता है, यानी अगर कल जाकर अडानी अपने लोन्स पे ऑफ नहीं कर सकता तो सरकार को टैक्स पेयर का पैसा यूज करके उसे बचाना होगा। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं। सही तरीका यही है कि मार्केट में कंपटीशन बनी रहे और कोई भी एक प्लेयर इतना बड़ा ना हो कि उसके नुकसान की वजह से पूरे भारत का नुकसान हो जाए। एट प्रेजेंट अडानी एक कंप्लीट मोनोपोली की दिशा में जा रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट मोनोपोली होने से पहले हमें इस पर सोच विचार करना पड़ेगा। नंबर 4, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन। केतन पारेख के साथ अडानी का पास्ट में क्या रिलेशन रहा है हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन सेबी ने केतन पारेख पर सिर्फ 2017 तक बैन लगाया था। ऐसा क्यों? क्या हम लाइफ टाइम बैन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते? स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन हिंडनबर्ग रिपोर्ट का सबसे सीरियस एलिगेशन है और इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नंबर 5, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आखिरी पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिस पर हम सब की नजर होनी चाहिए। क्योंकि अगर अडानी के बिजनेस में बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस सेबी को दिखी और अगर स्टॉक्स को डीलिस्ट होना पड़ा तो अडानी को सच में बहुत बड़ा झटका मिलेगा, जिससे रिकवर होना अडानी के लिए और इंडिया के लिए काफी डिफिकल्ट होगा। एंड मोर देन देम, उनके शेयर होल्डर्स के लिए काफी डिफिकल्ट होगा क्योंकि उनके पास शेयर बेचने का मार्केट ही नहीं होगा। भारत में कई बिजनेसेस फैमिली रन बिजनेसेस होते हैं जहां सारे बड़े रोल्स एक परिवार के लोगों में ही बांटे जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बिजनेसेस बड़े होने पर उनके माल प्रैक्टिसेस को अनदेखा किया जाता है। एक्चुअली सिचुएशन उल्टी होनी चाहिए। भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स तो हैं, लेकिन उन्हें फॉलो करना कंप्लीटली कंपनी पर है। सो अगर कंपनी कहती है कि उन्होंने ये रूल्स फॉलो किए हैं तो किसी के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है चेक करने के लिए कि वो सच में फॉलो हुए हैं या नहीं। कंपनीज और उनके प्रैक्टिसेस पर नजर रखना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है उसे अपने फाइनेंशियल्स पब्लिकली सामने रखना जरूरी होता है। हम स्कैम्स होने से पहले ही उन्हें क्यों नहीं रोक सकते? ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सच तो ये है कि हमें एज अ कंट्री अडानी के इस इशू को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। ये सोचने की जरूरत है कि हम आगे जाकर ऐसे इंसिडेंसेस परमानेंटली कैसे रोक सकते हैं, लॉज में कैसे सुधार ला सकते हैं और देश को एक सस्टेनेबल ग्रोथ की राह पर कैसे ले जा सकते हैं। सच तो यह है कि अडानी सही है या गलत ये लोगों ने ऑलरेडी अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पर बेस डिसाइड कर लिया। कुछ लोग हैं जो पिछले 9 सालों से वेट ही कर रहे थे कि कोई बड़ा स्कैम हो जाए और वो ये प्रूव कर पाए कि ये सरकार किसी काम की नहीं, और कुछ लोग हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को अनदेखा करने के लिए रेडी है देशभक्ति के नाम पर। लेकिन एक कॉमन मैन क्या चाहता है? हम यही चाहते हैं कि हमारे पोर्ट्स एफिशिएंट बने, हम यही चाहते हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स ढंग से काम करें, हम यही चाहते हैं कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी में एक सुपर पावर बने। और ये कैसे होगा? सही सवाल पूछने से, हमारे सिस्टम में सुधार लाने से, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। देखो, लूप होल्स जो होते हैं ना वो हर मुल्क में है और हर लॉ में है, लेकिन चीज क्या है कि इंडिया ना इन पे नजर रखता है। अब देखो, ये अभी हो गए हैं, ये और बहुत सारे इस तरह के यूट्यूबर हैं जो लोगों की आगाही करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम यूट्यूबर्स हैं इस टाइप के, या बहुत कम लोग हैं जो लोगों की आगाही कर रहे हैं। देखो, दूसरे मुल्कों से देख के सीखना चाहिए। अब इंडिया इतना बड़ा मुल्क है और उनमें स्टिल इतने बड़े इश्यूज हैं, लेकिन स्टिल वो उन सब इशू से लड़ने के लिए हर टाइम कोशिश करते रहते हैं और तैयार बैठे रहते हैं। और
वहीं पे देखो हमारे मुल्क में क्या इश्यूज चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मेरा पॉइंट भी हमेशा यही सेम होता है कि कोई एक बंदा इतना बड़ा प्लेयर ना बने वो हर चीज को कंट्रोल करे और उसकी मोनोपोली चले, ये चीज है। अभी आप लोगों में एक चीज और बताता हूँ, जैसे कुछ अर्सा पहले जो डिज्नी स्टूडियोज है वो सोनी को भी बाय करने लगा था और मेरे ख्याल से WB को भी बाय करने लगा था, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने रोका कि अगर सारे बड़े स्टूडियोज डिज्नी के अंडर आ जाएंगे तो डिज्नी की मोनोपोली हो जाएगी, उसकी मर्जी से सिनेमा टिकट्स का रेट डिसाइड होगा। तो वही चीज है कि अगर एक बंदे की मोनोपोली इतनी बड़ी हो जाए ना तो गवर्नमेंट को उस चीज में उतर के सुनना पड़ता है कि नहीं भाई आप अपनी मोनोपोली नहीं बना सकते। ओवरऑल काफी कुछ जानने को मिला। मैंने बाकी 2 वीडियोस इनके जो इस वीडियो के पहले 2 पार्ट है वो मैंने नहीं देखे हुए, मुझे पता भी नहीं था। और अगर आप लोग चाहते हो तो हम देख लेंगे, तो कमेंट्स में बता दीजिए मैं देखूंगा नहीं देखूं। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज माय रिएक्शन। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंजॉय योर लाइफ, बाय, टेक केयर, पीस।